स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 5 है वो। और परफेक्शन में जो अभी टेस्ट है यानी कि टेस्ट नंबर 5 है वो साइंस स्टार्ट हो चुका है और पहला सेक्शन है बायोलॉजी का। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से जितने भी पीडीएफ हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज के हो या बीपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स या जीएस पॉइंटर जो भी हैं, इन सभी के जो पीडीएफ हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मुफ्त में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैचारिक रूप से कोशिकाओं को जीवन की मौलिक इकाई क्यों माना जाता है। तो अगर हम इस पे ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जीवित प्रक्रियाएं कोशिका स्तर पर हुई होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं के मिलने से बना है, और इसीलिए हम लोग कोशिका को क्या कहते हैं, शरीर की जो है कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। और आप सभी लोगों को पता है कि कोशिका का जो अध्ययन है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। और इसकी खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और फिर बाद में जीवित कोशिका की जो खोज है वो एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है कि राइबोसोम किसी कोशिका के कार्य के लिए आवश्यक क्यों है। तो आप सभी को पता है कि राइबो का काम जो है प्रोटीन संश्लेषण का है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे कोशिकीय कार्य के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कि सभी कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस होता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसीलिए 3 गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो इसमें जो है एड्रेनिल। आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प कौन सा है वो बताना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है, इनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यूक्लियस नहीं होता है, जो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है इसमें झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल्स, यानी कि झिल्लीबद्ध ऑर्गेनल्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि गोल्जी कॉय या फिर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये ऑर्गन ये नहीं पाया जाता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो इसका दूसरा है स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक के उदाहरण थे, आप सभी लोग को पता है कि ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 ही सही है, तो वो हमारे ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में क्यों नहीं होती। तो इसका कारण जो है वो है कि पौधों की कोशिकाओं को सहारे के लिए आंतरिक कठोरता की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जो काम हम हमारे शरीर में जो है स्केलेटन सिस्टम का काम होता है, तो वो हम लोग को क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। और आप सभी लोग अगर पौधे में देखते होंगे तो एक बाह्य आवरण जो है कठोर सा वो बना हुआ होता है, उसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं, और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल क्यों कहा जाता है। तो ये इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो है कुछ पदार्थों को या अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को क्या करती है, रोकती है। और कोशिका झिल्ली को जो है बेसिकली ये क्या करता है, हमारे शरीर में एक परिवहन का काम करता है। इसीलिए यहाँ ऑप्शन सी जो है सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। इसमें गलत युग्म को देखना है, तो इसमें हमारा गलत जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विभाजन नहीं करता, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह ऊर्जा उत्पादन करता है, और इसीलिए इसको जो है
पावर हाउस ऑफ द बॉडी बोला जाता है, यानी कि हमारे शरीर का जो है पावर हाउस की संज्ञा माइटोकॉन्ड्रिया की इसी को दिया जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प कौन सा है, वो सही विकल्प बताना है। तो इसमें पहला है कि वे दोहरी झिल्ली वाले जो ऑर्गन्स है या ऑर्गेनल्स है वो है। फिर दूसरा है हमारा कि उनके पास अपना डीएनए होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि वे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, तो आप सभी लोग को पता है प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइबोसोम का काम है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन सा है, तो हम लोग को सही कथन बताना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि यह एक नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है, बिल्कुल सही। यह कोशिका चयापचय को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है मनुष्यों की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में अनुपस्थित होता है, तो ये भी सही है क्योंकि न्यूक्लियस जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट है कि मेंडल के कार्य को प्रारंभ में मान्यता क्यों नहीं मिली, तो उनके कार्य को इसलिए कि यह अपने समय से बहुत आगे का क्या बोलते हैं एक तरह के का उनका जो थ्योरी दिया हुआ था और वनस्पति शास्त्रियों द्वारा उपेक्षित किया गया था, तो इसी कारण से इनको स्टार्टिंग में मान्यता नहीं मिली थी। अब है कि जीन और डीएनए के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प कौन सा है वो बताना है। पहला इसमें दिया हुआ है कि जीन जो है डीएनए के खंड होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो ये भी सही है। और जीन जो है गुण यानी कि अनुवांशिक गुण जो है ये भी यही निर्धारित करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें भी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे है कि कोशिका में कौन सी संरचना पदार्थों के पैकेजिंग और स्राव के लिए जिम्मेदार होती है, तो यह जो है हमारा गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉय जो है यह जो है पदार्थों के पैकेजिंग और स्राव या परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है चेचक के लिए पहला टीका किसने विकसित किया था, तो यह सभी लोग को पता होगा कि वह एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का जो टीका था वो 1796 में सबसे पहले विकसित किया गया था और वर्ल्ड का पहला टीका जो है वही था, और इसीलिए इनको टीके का जनक बोला जाता है एडवर्ड जेनर को। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा दिया हुआ है कि वैचारिक रूप से एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ प्रभावी क्यों नहीं होते हैं, तो इसका कारण है कि वायरस में यह चयापचय तंत्र नहीं होता, तो जिससे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं लक्षित करते हैं, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, तो वो कथन हम लोग को बताना है। तो पहला चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें है कि वे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कुछ बैक्टीरिया लाभकारी होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है सभी बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, तो नहीं, जैसा कि आप सभी को लोग को पता है कि सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं, बहुत सारा जो है वो हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट सही है जो हमारे ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से वायरस के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें पहला ही गलत हो जाएगा कि वो स्वयं से प्रजनन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वायरस जो है वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है और वो तब तक प्रजनन नहीं कर सकता जब तक कि उसको एक मीडियम ना मिल जाए, चाहे वो मानव का शरीर हो या फिर अदर अदर कोई उसको एक सोर्स ना मिल जाए जिसको वो संक्रमित करके फिर वहां से प्रजनन की प्रक्रिया स्टार्ट कर सके। तो इसीलिए जो है पहला हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। आगे दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है, वो कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि यह हरे पौधे और शैवाल में होता है, बिल्कुल सही। इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तीनों की आवश्यकता होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता बल्कि यह पौधों में क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो इसीलिए ये गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए कौन सा पौधा का पिगमेंट जो है वो उत्तरदायी होता है, तो यह जो है हमारा क्लोरोफिल होता है। अभी हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी।
फिर है प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन कौन सा है, वो सही कथन बताना है। इसमें पहला है कि वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है, तो बिल्कुल सही। दूसरा है कि जल प्रदूषण से जल जनित बीमारियां हो सकती है, तो ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण जो है संप्रेषण को कम्युनिकेशन को जो है बढ़ावा देता है, तो नहीं, यह बाधा उत्पन्न करेगा, इसीलिए ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, जो हमारा ऑप्शन ए में है, इसीलिए वो उसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वाशरपोर रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आप सभी लोग को पता है कि क्वाशरपोर और मरास्मम ये दोनों ही प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट है पशु ऊतक के संबंध में विचार करें और कौन सा कथन सही है, वो कथन बताना है। तो पहला है कि कार्डियक मांसपेशियां जो है वो अनैच्छिक होती है, तो बिल्कुल सही है। फिर है लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये भी सही है। और तीसरा दिया हुआ है कि एपिथीलियम ऊतक जो है तंत्रिका आवेग का संचार करते हैं, तो एपिथीलियम नहीं बल्कि ये जो है हमारा जो तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है ना, वो है तंत्रिका आवेग का संचार करना। तो इसीलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ देखें तो ऑप्शन ए में पहला और दूसरा सही दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है, वो स्टेटमेंट बताना है। पहला दिया हुआ है कि पाचन जो है पाचक एंजाइम प्रोटीन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि पेट में पाचन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सहायक होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि ग्रास नली पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, तो ग्रास नली कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करता है, इसीलिए ये जो है हमारा ऑप्शन जो है 3 गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो ग्रास नली है ये भोजन को है पेरिस्टोलिसिस के द्वारा क्या करती है, आगे बढ़ाती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। केवल एक और दो सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वैचारिक रूप से रक्त जो है शरीर में निरंतर परिसंचरित क्यों होते रहता है, तो इसका कारण है कि पोषक तत्व गैस और हार्मोन को परिवहन करने के लिए। आगे देखते हैं। परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में विचार करें और सही कौन सा है वो बताना है। इसमें पहला स्टेज में है धमनियां जो है रक्त हृदय से रक्त को दूर ले जाती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है सिराओं की दीवारें जो है वो पतली होती है, तो ये भी सही है। और तीसरा इसमें दिया हुआ है कि सभी धमनियां जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती हैं, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी धमनियां जो है ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त का जो है वो वहन नहीं करती है, और इसका एक्सेप्शन जो है वो फुफ्फुस धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। उत्सर्जन या एक्सक्रेशन के संबंध में विचार करें और सही कथन कौन सा है वो बताना है। इसमें पहला है कि किडनी रक्त को छानने में मदद करती है, तो बिल्कुल सही। दूसरा है पसीना ग्रंथि भी अपशिष्ट को बाहर निकालती है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि उत्सर्जन में मल त्याग शामिल होता है, तो यह जो है उत्सर्जन का काम नहीं है बल्कि यह पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 जो है गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तंत्रिका तंत्र, सॉरी मैं इसे एडजस्ट कर लूं, कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के संदर्भ में विचार करें और इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सेरिब्रम संतुलन को नियंत्रित करता है, तो सेरिब्रम नहीं करता बल्कि सेरिबेलम करता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि रिफ्लेक्स क्रिया स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है, तो बिल्कुल सही है। और तीसरा है सिनेप्स जो है दो न्यूरॉन के बीच के खाली जगह को सिनेप्स बोलते हैं, तो ये भी सही है। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन कौन सा है वो बताना है। पहला है कि थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन बनाती है, बिल्कुल सही। दूसरा है इंसुलिन जो है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है कि प्यूटेटरी ग्रंथि किडनी का निस्यंदन या फिल्ट्रेशन नियंत्रित करती है, तो प्यूटेटरी ग्रंथ नहीं करती है बल्कि यह जो है एडीएच द्वारा ये क्या होता है, प्रभावित होता है, तो इसलिए तीसरा गलत है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है कि वैचारिक रूप से तंत्रिका और अंतःस्रावी नियंत्रण के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका अंतर जो है संचार की गति और प्रकृति, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फेफड़ों की सुरक्षा किस संरचना द्वारा की जाती है? तो यह जो है रिब केज बोलते हैं, यानी कि जो पसली का एक ढांचा होता है जो हमारे फेफड़े के चारों ओर घिरा हुआ होता है, तो उसी के द्वारा क्या होती है, फेफड़ों की सुरक्षा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में अत्यधिक विशिष्ट क्यों होते हैं? तो यह इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ सक्रिय स्थल केवल विशिष्ट सब्सटेंस को भी ये फिट करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रेकिया या श्वास नली में उपास्थि की वलय क्यों होते हैं? तो इसका कारण है कि ट्रेकिया को गिरने से रोकने के लिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है कि वे ऊर्जा को एटीपी के रूप में उत्पन्न करते हैं। अब है राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। तो इसमें पहला है कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यूकैरियोटिक का जो है राइबोसोम वो ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए हमारा यहाँ जो है ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल एक सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद हमें थकान क्यों महसूस होती है? तो इसका कारण है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड का जो हमारे शरीर में जमा होता है, तो इसके वजह से हमें थकान महसूस होती है और मसल्स पेन भी होने लगता है। आगे है कि लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी द्विनतली या बाइनोकेव आकार की क्यों होती है? तो यह इसलिए होता है क्योंकि गैसों के आदान प्रदान के लिए यह जो है सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, इस कारण से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि छोटी आंत में विली क्यों होती है? तो यह इसलिए होती है ताकि अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा सके, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मायोसिस क्यों आवश्यक है? तो यह गुणसूत्रों की संख्या को हाफ करता है, यानी कि आधा कर देता है, इस कारण। फिर है धमनियों के बीच दीवारें सिराओं की तुलना में मोटी क्यों होती हैं? तो आप सभी को पता है क्योंकि हृदय से आने वाले जो जो जब ब्लड आता है तो उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, तो उसको सहन करने के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। दिया हुआ है कि अग्नाशय या पेनक्रियाज को अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन और बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्रंथि दोनों क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है कि यह इंसुलिन और पाचक एंजाइम दोनों स्रावित करता है, तो इस कारण से। नेक्स्ट है कि डीएनए को आरएनए की तुलना में बेहतर अनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है? तो इसका कारण है कि डीएनए अधिक स्थिर होता है और उत्परिवर्तन की संभावना जो है इसमें कम पाई जाती है एज कम्पेयर टू आरएनए, इस कारण से। फिर है व्यायाम के दौरान श्वसन दर क्यों बढ़ जाती है? तो इसका कारण है कि मांसपेशी को अधिक ऑक्सीजन देने के कारण हमारा जो श्वसन दर है वो स्पीडली हो जाता है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। फिर है नेक्स्ट में कि लसिका ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली में क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो इसलिए क्योंकि वे लसिका को छानती हैं और रोग जनकों को जो है उसको फाइंड करती हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि लैंगिक जनन के विकास के लिए जो बेहतर जो है वह क्यों माना जाता है? तो ये जो है इसका बेसिक कारण है कि यह अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है, इस कारण से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि मेंडल के नियम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पृथक्करण का जो सिद्धांत है या लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहता है कि एलील्स युग्मक जो है निर्माण के दौरान स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, तो यहाँ जो है ये जो है ऐसा स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से ये ही उसका युग्मक का निर्माण भी करता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है।
दूसरा है कि स्वतंत्र वर्गीकरण का जो नियम है यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित जीनों पर लागू होता है, तो ये उस पर नहीं लागू होके ये डिफरेंट डिफरेंट उस पर लागू होता है, तो इसीलिए हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो सही है। आगे दिया हुआ है कि वायरस जनित संक्रमणों के विरुद्ध एंटीबायोटिक्स जो है प्रभावी क्यों नहीं होते हैं, तो उसका कारण है कि वायरस की कोशिका भित्ति नहीं होती है, इस कारण से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फिर है मानव पुरुषों में वृषण या टेस्टेस शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं, तो इसका कारण है कि शुक्राणु निर्माण करने हेतु जो है कम तापमान बनाए रखने के लिए, इस कारण से उसको शरीर के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री का जो अप्रोक्स में है, 37 डिग्री सेल्सियस, वो उतना हम लोग का होता है, इस कारण से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पत्तियां जो है हरे रंग की क्यों दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण है कि वे हरे प्रकाश को परावर्तित करती है और अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेती है। आप सभी लोग को पता होगा कि हम उसी वस्तु को देख पाते हैं जिस जिस कलर का, यानी कि जिस कलर को हमारी आंख जो है उसको परावर्तित करती है, तो इसी कारण से हमें क्या होता है कि वह कलर दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि शरीर के लिए इंसुलिन क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका कारण है कि यह रक्त शर्करा को जो है हमारे ब्लड में नियंत्रण करता है, यानी कि ब्लड में जो भी हमारे शर्करा की मात्रा है वो इंसुलिन के द्वारा ही नियंत्रित होती है और ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने से रोकता है। और यही कारण है कि जो हमारा डायबिटीज तब होता है जब इंसुलिन का जो हमारे शरीर में उसका जो है प्रवाह कम हो जाता है। तो इससे आजकल देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है 40 से पहले भी आती है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि 40 के बाद आता है, पर आजकल इसके रिवर्स में भी देखने को मिलता है। चलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि कुछ लोग लैक्टोज असहिष्णुता से क्यों पीड़ित होते हैं, तो इसका कारण है कि उनकी छोटी आंत में लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है, इस कारण से। हृदय की बाईं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें जो है दाएं निलय से मोटी क्यों होती है, तो इसका कारण है कि यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है। इससे इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो बायां निलय है उसकी दीवारें दाएं निलय से ज्यादा मोटी होती हैं। आगे है कि एंजाइम तापमान और, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंजाइम तापमान और पीएच, यहाँ पे पीएच लिखा हुआ है कि पीएच के प्रति जो है संवेदनशील क्यों होते हैं, तो इसका कारण है कि उनकी संरचना जो है आसानी से बदल सकती है, इस कारण से। नेक्स्ट है मानव आंख विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर फोकस करने में सक्षम क्यों है, तो इसका कारण है कि जो हमारी सीलियरी मांसपेशियां हैं उसके द्वारा लेंस की वक्रता त्रिज्या में समायोजन होता है, यानी कि कम और ज्यादा जो है वो अपने वस्तु के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो क्या करता है वस्तु के फोकस करने में वो अगर ज्यादा है तो उसको कम कर देगा और कम है तो फिर उसको कम क्या करेगा ज्यादा करेगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं जो अलग अलग दूरी पे जो वस्तु है उस पर अच्छे से हम लोग फोकस कर पाते हैं या उसको देख पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। तो पहला है कि बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन में डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दूसरा में हमारा कि सभी उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं और आनुवांशिक रोगों का कारण बनते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ जो है लाभकारी होते हैं या कुछ कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ जो है वो तटस्थ होते हैं, तो इसीलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सभी जो है वो हानिकारक ही होते हैं। इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि वायरस को जीवित और अजीवित दोनों क्यों माना जाता है, तो इसका कारण है कि वे केवल होस्ट कोशिकाओं के भीतर जो है वो जीवित लक्षण दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे अगर वो वायरस को अकेले जो है उसको निष्क्रिय ही माना जाता है, लेकिन जब किसी के संपर्क में आता है तो वो सक्रिय हो जाता है, इस कारण से।
फिर है नाक से सांस लेने की सलाह क्यों दी जाती है, मुंह से नहीं? तो इसका कारण है कि नाक जो है हवा को छानती है और गर्म करती है। आगे है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC को शरीर के सैनिक जो है वो क्यों कहा जाता है? इसका कारण सभी को पता होगा कि वह हमारा जो है संक्रमण और बाहरी कणों से लड़ता है, क्योंकि यह जो है हमारा जो शरीर का रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है, यानी कि जो बाहर से अगर अगर कोई भी वायरस या फिर किसी भी तरह का हमारे शरीर पे जो है वो आक्रमण होता है एक तरीके से, तो वो क्या करता है WBC, तो उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको जो है बेहतर करने का काम WBC का है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मधुमेह रोगियों के मूत्र में ग्लूकोज क्यों आता है? तो इसका कारण है कि रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है पुनः अवशोषण क्षमता से अधिक हो जाता है, इस कारण से। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। पहला है इसमें, हृदय की बाईं नीले ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में पंप करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पल्मनरी वेन या फुफ्फुसीय जो सिरा है ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में ले जाती है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ जो है रिवर्स में दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल एक सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि टीकाकरण कुछ बीमारियों को रोकने में प्रभावी क्यों होते हैं? इसका कारण है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगजनक को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करता है। फिर है पाल्मनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी जो है धमनियों में अद्वितीय क्यों मानी जाती है? इसका कारण है कि यह ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन रहित जो ब्लड है या रक्त है उसको परिवहन करती है। अब है कि गर्म और आर्द्र दिन पर हमें अधिक पसीना क्यों आता है? तो इसका कारण है कि वाष्पन के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है RNA के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि RNA में थायमीन के स्थान पर यूरासिल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA हमेशा द्विसूत्रीय है, तो द्विसूत्रीय नहीं होता, ये सिंगल हेलिकल होता है। तो यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो के सिंगल हो जाएगा, इसीलिए दूसरा हमारा गलत है। और इसमें दिया हुआ है पहला ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अनुवांशिक गुण या जेनेटिक ट्रेट्स जो है कभी कभी एक पीढ़ी छोड़कर क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण है कि रेसेसिव गुण जो है डोमिनेट गुण द्वारा ढक दिया जाता है, इस कारण से। फिर है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल या एल्गी क्यों महत्वपूर्ण है? इसका कारण है कि वह सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इस कारण से। आगे है कि कुछ पौधे में शरद ऋतु में पत्तियां क्यों झड़ती हैं? तो उसका कारण है कि शुष्क या ठंडे मौसम में जल की हानि को कम करने के लिए क्या करती हैं पौधे अपने पत्तियों को नीचे गिरा देती है, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो जाती है और पानी का जो है क्षरण वो कम हो जाता है। आगे है कि श्वसन तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। तो इसमें पहला है कि एल्वियोली जो है फेफड़ा में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है इसमें कि डायफ्राम जो है श्वासोच्छ्वास यानी कि जो हम छोड़ते हैं जब सांस को, तो इसके दौरान संकुचित हो जाता है और जिससे जो है वक्षीय आयतन घट जाता है। तो ये रिवर्स में दिया होता है कि डायफ्राम जो है ये श्वासोच्छ्वास के दौरान क्या होता है कि ये संकुचित नहीं होकर बल्कि फैलता है और इसका आयतन घटता नहीं है बल्कि इस टाइम पे बढ़ जाएगा, इसीलिए दूसरा जो है स्टेटमेंट ये हमारा गलत दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ जो है ये इतना शुद्ध हिंदी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ग्रहण करना आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम डायफ्राम जो है जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो इसके दौरान क्या होता है वो संकुचित नहीं होता है बल्कि वो फैलता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल क्यों आवश्यक है? तो इसका कारण है कि हमारा जो है यह ग्लूकोज निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की जो है यह आपूर्ति करता है,
जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारा जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O है, तो इसीलिए तो ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि स्टेम कोशिकाएं या स्टेम सेल्स चिकित्सकीय रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण है कि वे कई प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकती है, इस कारण से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि पहला स्टेटमेंट है कि सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जो कथन सही है वो बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि प्लाज्मिड्स जो है जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो स्टेटमेंट बताना। पहला है कि माइटोसिस से माता कोशिका के समान द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ कि मियोसिस जो है सोमेटिक कोशिकाओं में से उत्तक मरम्मत के लिए होता है, तो ये मियोसिस में नहीं होके बल्कि ये जो है हमारा जनन कोशिका में होता है, जैसे कि अंडाणु या शुक्राणु में, इसीलिए दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल एक ही स्टेटमेंट जो है उसमें सही है। फिर है मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है कि इंसुलिन जो है भूखमरी के दौरान रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ाने में मदद करता है, तो ऐसा नहीं है, ये बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में मदद करता है। दूसरा है कि ग्लूकागन और इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित विरोधी हार्मोन है, तो ये बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा जो है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि केवल दो जो है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहला है सॉरी क्वेश्चन है कि डीएनए के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और पहला स्टेटमेंट जो इसमें दिया हुआ है वो है कि डीएनए जो है प्रतिकीर्ति अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव होती है, तो यह जो है बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि डीएनए अणु में एडेनिन जो है हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होता है, तो एडेनिन साइटोसिन से जुड़ा नहीं होता बल्कि एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ा होता है। आप लोग को फॉर्मूला भी याद होगा ATGC और एक है AUGC। यहाँ जो है डीएनए में एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन का कॉम्बिनेशन है और यहाँ है AUGC यानी कि एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन और साइटोसिन, ये हमारा आरएनए में होता है और ये जो है हमारा डीएनए का होता है। तो चलिए हम लोग अब इसका आंसर जो है ऑप्शन बी आप लोग समझ गए होंगे, सॉरी ऑप्शन बी कह रही हूँ कि यहाँ पहला ही स्टेटमेंट सही है जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो कथन सही है उसको बताना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि पौधे में गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन में एस्टोमेटा शामिल होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सभी एस्टोमेटा केवल पत्तियों की ऊपरी सतह पे होता है, तो ऐसा नहीं है कि पत्ती के ऊपरी सतह से नीचे भी हो सकता है, तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सही पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है कि कोशिका अंगक या सेल और जो ऑर्गन्स है उसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो सही स्टेटमेंट है उसको बताना है। पहला है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का स्थल है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लाइसोसोम पौधे की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो लाइसोसोम नहीं जिम्मेदार होता है बल्कि वहां पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड जो लिपिड चयापचय है इसमें शामिल होता है, तो बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जो कथन सही है उसको बताना है। इसमें पहला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उन दोहराव वाले अनुक्रम पर आधारित है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है, तो ये बिल्कुल सही है।
दूसरा है कि समान जुड़वा में एक ही डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन जो है वो बताना है इसमें भी। पहला है कि मानव इंसुलिन अब आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैक्टीरिया द्वारा व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा है इस प्रक्रिया में इंसुलिन जीन को ई कोलाई में प्रविष्ट किया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि एंडोक्राइन ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो सही कथन है वो बताना है। पहला है कि थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन निर्माण के लिए कैल्शियम का उपयोग करती है, तो ये कैल्शियम का नहीं बल्कि आयोडीन का यूज करती है। दूसरा है कि एड्रिनल मेडुला तनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कार्टिसोल स्रावित करती है, तो नहीं, ये जो है एड्रिनल स्रावित करेगी, ना कि कार्टिसोल। दोनों ही गलत है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि मियोसिस यौन जनन करने वाले जीवों में आनुवांशिक विविधता बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मियोसिस के मेटाफेज चरण के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसमें जो है मियोसिस के दौरान नहीं होता बल्कि मेटाफेज के दौरान, सॉरी मेटाफेज कह रही हूँ, प्रोफेज में होता है। इसीलिए प्रोफेज यहाँ पे मियोसिस के मेटाफेज में ना हो के बल्कि मियोसिस के जो है प्रोफेज में होगा, तो इसीलिए हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे दिया हुआ कि आनुवांशिक विकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो कथन सही है वो स्टेटमेंट बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया जो है बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण होता है, जिससे असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि उसके जो हीमोग्लोबिन का जो आकार है उसका साइज जो है वो अर्धचंद्राकार के रूप में हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सिकल सेल रोग को एंटीबायोटिक्स और आयरन सप्लीमेंट से ठीक किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है आनुवांशिक रोग है, तो इसीलिए इसको अगर ठीक करना हो तो या तो बोन जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, तो उसके द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है। इसीलिए एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे है कि पौधे की शरीर क्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जो कथन सही है उसका हम लोग को बताना है। पहला इसमें दिया हुआ है कि गिबरेलिन जो है वो बीज निष्क्रियता को तोड़ता है और तने की लंबाई को बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एब्सिसिक अम्ल जो है वो बीज अंकुरन को प्रोत्साहित करता है और पत्तियों को झरने से रोकता है, तो ऐसा नहीं है। यह जो है अंकुरन नहीं बल्कि जो बीज है उसकी निष्क्रियता को बनाए रखने का कार्य करता है, ये जो हमारा पादप हार्मोन है, तो इसीलिए ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है, केवल पहला जो है स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है, अब आगे चलते हैं, उसमें है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि मनुष्यों में Y गुणसूत्र X गुणसूत्र से अधिक जीन ले जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये जो है अधिक नहीं ले जाएगा बल्कि कम ले जाएगा, तो इसीलिए जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि हीमोफीलिया जो है पुरुषों में अधिक सामान्य होता है क्योंकि यह गुणसूत्र द्वारा विरासित होता है, तो ये भी सही है। इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जो सही है वो हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसमें है कि हेलने का लूह पानी और लवण को पुनः अवशोषित करके मूत्र को सघन करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि बोमिन कैप्सूल जो है बड़े प्रोटीन और कोशिकाओं को निस्पंदित कर ट्यूब में भेजता है, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रतिरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो स्टेटमेंट सही है उसके अनुसार हमें आंसर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा टीका लेने के बाद विकसित होता है, तो निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है
कि माँ के दूध में पाया जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉम है शिशु को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। पहला है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, तो यह जो है स्ट्रोमा में नहीं होके बल्कि झिल्ली में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है यानी कि पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि केल्विन चक्र को सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हार्मोन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो स्टेटमेंट सही है उसको बताना है। पहला है कि एड्रेनल तनाव के समय हृदय गति बढ़ाता है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि थायरॉक्सिन जो है चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इंसुलिन जो है प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलता है, तो ये सही नहीं है। और रक्त शर्करा नियंत्रित करता है। आप सभी लोगों को पता है कि इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है, प्यूटेटरी ग्लैंड से नहीं। प्यूटेटरी तो जो है यह मास्टर ग्लैंड है जो कि हमारे शरीर में पूरा जो होता है कि एक कंट्रोल जो है अदर ऑर्गन पे, ये इसी के आदेशानुसार कार्य होता है, तो इसी कारण से इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो हमारा जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है जो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि पोषण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो कथन सही है उसको बताना है। पहला है कि विटामिन B12 जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है, तो ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि उपवास के दौरान मस्तिष्क को ऊर्जा केवल कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, तो ऐसा नहीं है, कीटोन का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। आगे है कि प्रतिरक्षा और टीका के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो और जो सही है वो बताना है। पहला दिया हुआ है कि जीवित छीन यानी कि लाइव एट्यूनेटेड जो है टीके निष्क्रिय टीकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और लंबे समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि जीवित टीकों के लिए कभी भी बूस्टर खुराक की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, कुछ के लिए होता है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि किसी के लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि प्रोटीन संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जो स्टेटमेंट सही है उसको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है जबकि ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि ट्रांसलेशन के दौरान mRNA के एंटीकोडॉन tRNA के कोडॉन से जुड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि tRNA के एंटीकोडॉन जो है mRNA के कोडॉन से जुड़ेंगे, तो इसीलिए दूसरा गलत है, इसमें रिवर्स दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। आगे है कि अंतःस्रावी नियंत्रण यानी कि इंडोक्राइन कंट्रोल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो स्टेटमेंट सही दिया हुआ है वो बताना है। पहला है कि ऑक्सीटोसिन जो है एंटीरियर प्यूटेटरी से स्रावित होता है और प्रसव और स्तनपान में मुख्य भूमिका निभाता है, तो इसमें जो है ये ऐसा नहीं है, ये जो है हाइपोथैलेमस जो है उसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि एडीएच जो है जल प्रतिधारण यानी कि वाटर रिटेंशन में जो है यह मदद करता है और रक्त की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने पे स्रावित होता है, जो बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट हमारा, तो इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। आगे है कि जेनेटिक कोड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जो स्टेटमेंट सही है उसका बताना है। पहला है कि जेनेटिक कोड जो है डीजेनरेट होता है, अर्थात एक ही अमीनो एसिड के लिए कई कोडोन हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्टार्ट कोडोन जो है AUG भी मेथियोनिन के लिए कोड करता है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
पहला स्टेटमेंट है कि रक्त के थक्के या ब्लड क्लॉटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जो स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला है कि यकृत में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के संश्लेषण के लिए विटामिन, सॉरी इसमें हिंदी में नहीं दिया हुआ है तो इंग्लिश का मैं देख लेती हूँ, विटामिन के है, तो यहाँ पे आप लोग के कर लेंगे। विटामिन के की जो है आवश्यकता होती है, तो जैसा हम सभी लोग को पता है कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन में परिवर्तित करता है और जिससे थक्का बनता है। तो जैसा कि हाँ हम सभी लोगों को पता होगा कि जो थ्रोम्बिन है फाइब्रोजिन को फाइब्रिन में बदलता है, तो इसीलिए जो है तब हमारा क्या होता है कि इससे रक्त का थक्का बनता है। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत दिया हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए में हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है। आगे है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जो स्टेटमेंट सही है उसको बताना है। इसमें पहला है कि एल्वियोली जो है गैस के आदान प्रदान के लिए बड़ी सतह और पतली दीवार प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही। दूसरा है एल्वियोली में कोशिकाएं ऑक्सीजन को सक्रिय परिवहन द्वारा रक्त में पहुंचाती हैं, तो ये हमारा जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो है साधारण विसरण के द्वारा पहुंचाती है, तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है। आगे है कि रोग या डिजीज के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है कि तपेदिक या ट्यूबरकोलोसिस जो है जिसको शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और यह एक वायु जनित रोग है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सिकल सेल एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ रोग है जो मच्छर द्वारा फैलता है, तो ये भी सही है। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सूक्ष्म जीव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जो स्टेटमेंट सही है उसको बताना है। पहला है कि पेनिसिलिन जो है एक फफूंद पेनिसिलियम के द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो बिल्कुल सही। दूसरा है राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो है पौधे की वृद्धि को बाधित करते हैं, तो नहीं, बल्कि ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा क्या करेंगे, पौधे की वृद्धि को और ज्यादा सुदृढ़ करेंगे या बढ़ावा देंगे, ना कि उसको कम करेंगे, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि सभी बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मनुष्य में संक्रमण फैलाते हैं, कुछ जो है हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें दो स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा केवल एक ही सही है, पहला, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो कथन सही है उसको बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि एनरोबिक श्वसन में पायरो, सॉरी इसका मैं इंग्लिश देख लूं कि क्या लिखा हुआ है, पायरोविक एसिड, सॉरी, हाँ इसमें जो है पायरोविक अम्ल को पशु कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 18 एटीपी हो गए हैं, 18 एटीपी बनता है, तो 18 नहीं बल्कि ये 36 एटीपी बनाता है, तो इसीलिए हमारा दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि केवल एक स्टेटमेंट उसका सही है। नेक्स्ट है डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन के दौरान डबल हेलिक्स को खोलने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है, यह है हेलिकेज। फिर है प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जो सही स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो पहला है कि कमजोर रोगाणुओं वाले टीके देने से कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त होती है, तो यहाँ पे कृत्रिम ना होके बल्कि ये जो है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली होगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है सर्पदंश के बाद एंटी सीरम देना कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, जो स्टेटमेंट सही है उसको बताना है। पहला है कि यह जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज की ऊपर की ओर गति करने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही। दूसरा, यह पौधे में अधिक गर्मी और जल हानि उत्पन्न करता है तथा इसका कोई कार्यात्मक उपयोग नहीं होता है, तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि यह गर्मी नहीं बल्कि ठंडक और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, केवल एक सही है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव परिसंचरण तंत्र का एक घटक है,
तो यह जो है धमनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील या वाटर सोल्यूबल होता है? तो इसमें जो है हमारा विटामिन बी है। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि विटामिन बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल है, और विटामिन बी और सी के अलावा जितना भी है, ए है, के है, डी है, ई है, ये सारे ही फैट सोल्यूबल हैं। तो इसीलिए आप लोग ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि मियोसिस की तरह वह कौन सी अवस्था है जिसमें समरूप गुणसूत्र की जोड़ियां मेटाफेज प्लेट पर पंक्तिबद्ध होती है? तो यह जो है मेटाफेज का जो फर्स्ट चरण है। आगे है कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग संतुलन और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है? तो यह जो है हमारा सेरिबेलम है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन का वो कौन सा भाग प्रति प्रवाह तंत्र या काउंटर करेंट मैकेनिज्म के माध्यम से मूत्र को सांद्र या कंसंट्रेटेड करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आप सभी लोगों को पता है कि यह जो है हेनले का लूप है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर है मानव त्वचा की बाहरी परत किस प्रकार की उत्तक से बनी होती है? तो यह जो है एपिथीलियम उत्तक से बना हुआ होता है। पौधे का वह कौन सा अंग है जो जल और खनिजों का अवशोषण करता है? तो यह जो है जड़ है, जो कि जड़ जो है मिट्टी से जल और खनिज लवण दोनों अवशोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज है? तो आप सभी लोग को इसमें पता होगा कि टीबी जो है यह फैलने वाला रोग है, यह संक्रामक रोग है। आगे है कि फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? तो यह जो है हमारा अंडाशय। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा हार्मोन जो प्यूटेटरी ग्रंथि के पिछले भाग से स्रावित होता है और गुर्दों में जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है? तो यह है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे है कि किस विटामिन की कमी के कारण रेटिना में रोडोप्सिन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है और जिससे रतौंधी हो जाता है? तो यह बेसिकली विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। आगे है कि मानव नेफ्रॉन का कौन सा भाग मुख्य रूप से ग्लूकोज और एमिनो अम्ल जैसे पोषक तत्वों के पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार है? तो यह जो है प्रोक्सिमम, सॉरी मैं इसका इंग्लिश देख लेती हूँ, ये हिंदी बड़ा टिपिकल लिखा हुआ है। तो इसमें जो है इसका आंसर सी हो जाएगा कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके कारक जीव से सही रूप से जोड़ा गया है? तो यह जो है हमारा टीबी जो है, क्योंकि टीबी इसका इसका जिस कारण से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक अवशिष्ट अंग का उदाहरण है? तो आप सभी लोगों को पता है कि अपेंडिक्स जो है वो अवशिष्ट अंग है। आगे है निम्नलिखित में से रक्तचाप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन सी सही होगा कि यह जो है सामान्य वयस्क का रक्तचाप लगभग 120/80 mmHg होता है, जहां Hg जो है आप सभी लोग को पता है कि यह पारे को डिनोट करता है, और इसको सिस्टोलिक और इसको डायसिस्टोलिक बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेट में उत्पन्न होता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो यह जो है हमारा पेप्सिन है। डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है, और इसमें पहला दिया हुआ है, सॉरी इसमें तो आंसर दिया हुआ है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि डीएनए जो है सामान्यतः 2 सूत्री होता है और आरएनए समानतः सिंगल स्टैंडर्ड या एक सूत्री होता है। ये आप सभी लोगों को पता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए सिंगल। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि कौन सा जीव समूह विकास की किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति द्वारा पहचाना जाता है? तो यह जो है कार्डेटा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं नाभिक नहीं रखती हैं? तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। फिर है हंटिंगटन जीन में न्यूक्लियोटाइड दोहराव यानी कि रिपीट एक्सपेंशन के कारण कौन सा अनुवांशिक विकार होता है? तो यह जो है
हंटिंगटन रोग होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। और एक बार मैं आप लोग को फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमारा जो चैनल है उस पे आके आप लोग इससे पहले वाला जितना भी टेस्ट सीरीज है यूट्यूब के हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है कि बॉल एंड सॉकेट जोड़ कूल्हे पर स्थित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पिवोट जोड़ जो है खोपड़ी और ऊपरी जबड़े के बीच होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अणुओं का सही मार्ग क्रमण क्या है। तो सही मार्ग क्रमण अगर हम देखें तो सबसे पहले ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकस हो जाएगा, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही सीक्वेंस है। आगे है मानव स्त्रियों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच की तीव्र वृद्धि द्वारा सीधे प्रेरित होती है। तो यह जो है अंडोत्सर्जन के दौरान। आगे है कि वे जीव जिनमें प्रोब प्रोबे प्रोबेस्कस नेक्स्ट दिया हुआ है कि वे जीव जिनमें प्रोबेस्कस कॉलर और लंबा धर होता है वे किस समूह से संबंधित होते हैं, तो हेमिकार्डेटा से। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऐसे एंजाइम से युक्त होता है जो कोशिका के मलबे और खराब हो चुके कोशिकांगों को पचा सकता है। तो यह जो है लाइसोसोम का कार्य है, अपशिष्ट अंगों का पाचन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि डक्टलेस ग्रंथि का सही सेट पहचानिए। इसमें सही सेट है प्यूटेटरी ग्लैंड, फिर है एड्रिनल ग्लैंड और फिर है ब्रिसन, यानी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह वायरल रोग है। इसमें देखें तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि कॉमन कोल्ड एड्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डकलेस ग्रंथियों का सही सेट पहचाने। इसमें सही सेट जो है वो है प्यूटेटरी ग्लैंड, फिर है एड्रिनल ग्लैंड और फिर है ब्रिसन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो वायरल रोग है। तो इसमें देखें तो हमारा आंसर बी हो जाएगा कि कॉमन कोल्ड एड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन यकृत या लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ग्लूकागन वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है हमारा सी सही हो जाएगा कि C4 पौधों का जल उपयोग दक्षता वाटर एंड यूज एफिशिएंसी जो है C3 पौधे से बेहतर होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि हृदय का पेसमेकर कैसे कार्य करता है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन सी सही है कि यह हृदय की लयबद्ध संकुचन को स्वतंत्र रूप से आरंभ करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव पेट के कार्य का पता किसने लगाया। तो यह जो है विलियम वॉमोट के द्वारा लगाया गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकॉट और डाइकॉट पौधे के बीच एक सही अंतर है। तो यह जो है मोनोकॉट में पत्तियों की जो नसें हैं समानांतर होती है और डाइकोट में जालीनुमा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है एडिसन रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस प्रणाली को प्रभावित करता है। तो यह जो है अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी हिंदी बड़ा टिपिकल है, क्या दिया हुआ है एस्टोमेटा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है कि मानव तंत्रिका तंत्र में सेजवान कोशिकाओं की भूमिका को सही रूप से कौन सा विकल्प जो है वह दर्शाता है। इसमें हो जाएगा कि ये परिधीय न्यूरॉन के चारों ओर माइलिन सीथ बनाती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर है कौन सा अणु कोशिकीय श्वसन में कोएंजाइम की भूमिका निभाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के लिए आवश्यक है। यह जो है फेड है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोलाइसिस शब्द की सही परिभाषा है। तो प्लाज्मोलाइसिस जो है
वह है एक्चुअली में कि हाइपरटोनिक विलियन में पादप कोशिका की साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन परिवहन में संलग्न होते हैं। तो यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये दोनों ही जो है प्रोटीन परिवहन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। तो ये जो है अगर हम लोग देखें तो युग्लिना जो है यह दोनों तरह का जो है पोषण प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट में जो 10 क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे और मैं इसका आंसर बता देती हूँ। अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आप लोग को एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डालते हैं बीपीएससी 71st से रिलेटेड, वो सारा ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके अलावा भी बीपीएससी 71st प्रीलिम्स से रिलेटेड पटना के जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं उसके पीडीएफ जो है टेस्ट का वो भी वहाँ पे आपको मुफ्त में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे आपके बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो और बेहतरीन हो सके और आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाएं। तो आप लोग हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ रहता है, तो वहां से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो 141 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे इसमें 142 का जो है उसका आंसर हो जाएगा 15 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी। और 143 का जो आंसर है वो 1/5, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 144 का आंसर हो जाएगा 8580, यानी ऑप्शन बी। फिर 145 का आंसर हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन डी। और 146 का जो है ये हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। 147 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा TUPSN, यानी कि ऑप्शन ए। फिर 148 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 71, यानी ऑप्शन सी। और 149 का आंसर हो जाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन ए। और 150 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से देखें तो हम लोगों ने जो टेस्ट नंबर 5 है परफेक्शन आईएएस का वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले भी जो परफेक्शन आईएएस का 3 और टेस्ट सीरीज है वो करवाया जा चुका है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आके वीडियो सेक्शन में जाके वहां से वो टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग इसका पीडीएफ लेके वहां से इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप लोग को और अच्छे से इसको याद हो जाएगा। क्योंकि एक बार वीडियो देखने उसके बाद अगर आप लोग दोबारा सॉल्व करेंगे तो आप लोग को जो भी कहीं पे आप लोग गलती कर रहे होंगे तो वो आप लोगों को फिर उसको करेक्ट करने का इजीली से मौका मिल जाता है। तो चलिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।